अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। आज का वीडियो छोटा है मगर आपको इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुर्की और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। मुग़ल सल्तनत, खिलाफत उस्मानिया और इंडिया का क्या कलेक्शन है, यहाँ तक ओटोमन और टीपू सुल्तान के रिश्ते के भी बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका तुर्की से नाराज़ क्यों है फ़लस्तीन को लेकर, और साथ ही इस साल कितने लोग हज कर सकेंगे वो भी डिटेल्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई में ओटोमन तुर्कों की जंग की चाल का इस्तेमाल किया था। बाबर से लेकर गांधी तक का इंडिया का तुर्की कनेक्शन जानेंगे हम आज। ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उनकी फ़ौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गुना कम है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहम और गुमान में भी नहीं था। उन्होंने पानीपत के मैदान में ओटोमन तुर्की की जंग की रणनीति इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उसके पीछे उनके तोपची और बंदूकधार आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी तो कान फाड़ देने वाले धमाके और बदबूदार धुएं ने इब्राहिम लोदी की फौज को होशो हवास उड़ा दिए और इससे घबराकर जिसको जिधर मौका मिला उधर सेना भाग गई। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और उस दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद का इस्तेमाल किया गया था। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसीलिए पोर्ट्स के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने के बजाय यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सेना ही उसकी जड़ में आ गई। बाबर के 12,000 घुड़सवार इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोदी की सेना को चौतरफा घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की जीत तय हो गई। तो ये मुग़ल सल्तनत की इंडिया में शुरुआत थी। ओटोमन जंग की रणनीति के अलावा इस जीत में 2 तुर्क तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने भी अहम किरदार निभाए थे। उन्हें ओटोमन साम्राज्य के पहले सुल्तान सलीम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को ओटोमन तुर्कों का ये एहसान याद था। वो सलीम के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया। हुमायूं के बेटे अकबर ने ओटोमन तुर्क के साथ किसी तरह का संबंध कायम करने की कोशिश नहीं की। तुर्कों का भारत पर असर, उसका एक वजह यह हो सकता है कि ओटोमन तुर्क ईरान के सफवी राजगंज से लगातार जंग की हालत में थे और अकबर सफावियों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता इनके ख़ानदान में से शाहजहां और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने तुर्की के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करके रखे। मुग़ल सल्तनत ओटोमन तुर्कों को दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुग़ल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम रियासत भी तुर्कों को अपना खलीफा समझते थे। सत्ता पर बैठते ही ये सुल्तान तुर्कों को एक ख़त लिखकर भेजते थे। मैसूर के हज़रत टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठने के बाद एक अहम दल कुस्तुनतुनिया तुर्कों की राजधानी भेजा था ताकि उस वक्त के खलीफा सलीम तूती ने अपनी सल्तनत के लिए इन्हें कबूल करे। सलीम तूती ने टीपू सुल्तान को अपने नाम का सिक्का डालने और जुमे के खुतबे में अपना नाम पढ़वाने की इजाज़त दे दी थी। तो उस वक्त में जुमे का खुतबा जो है पूरा अरबी में देते थे। कई लोग खुतबे को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो है 1 बजे से पहले बयान रहता, उसके बाद खुतबा रहता। बयान हिंदी में देते, खुतबा अरबी में देते, मगर उस टाइम पे जो है बयान और खुतबा 2 भी अरबी में होता था ताकि हमारे लोग अरबी समझ सके। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य मदद की अपील ठुकरा दी थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद रशिया से लड़ रहे थे और इस हालत में ताकतवर अंग्रेज़ों की दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। अगर से उस वक्त ओटोमन वाले रशिया से नहीं लड़ते थे तो वाकई में टीपू सुल्तान की मदद के लिए वो तैयार रहते थे, पर अल्लाह को जो है कुछ और मंजूर था तो वही हुआ। कभी यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी ताकत का सिक्का जमाने वाले ओटोमन तुर्क की धार वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि 18 और 19वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से यूरोप आगे बढ़ता गया, लेकिन तुर्क ऐसा नहीं कर सके। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और जंग के ख़त्म होते होते तुर्की का साम्राज्य हाशिए पर चला गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वह तुर्की के खलीफाओं को अपने बड़े मानते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के मौजूदगी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इंडिया के मुसलमानों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य को धमकी दी और अगर उन्होंने तत्कालीन तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने की कोशिश की तो इंडिया के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर देंगे। साल 1920 में कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई थी। महात्मा गांधी की मौजूदगी में आंदोलन की शुरुआत खिलाफत के मुहिम से ही हुई थी।
दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना ने इसका साथ नहीं दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यह रणनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिश है, जो उनकी नज़र में सही नहीं था। लेकिन 1922 में ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ओटोमन खिलाफत की जगह सत्ता संभाल ली और अब्दुल हमीद को सत्ता से बेदखल कर खिलाफत व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया था। इस तरह से 623 साल तक चलने वाली खिलाफत का खात्मा हो गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। तो अब बात करेंगे फ़लस्तीन, तुर्की और अमेरिका के अपडेट्स के बारे में। इसराइल के हिमायती अमेरिका ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इसराइल के हवाले से हाल ही में दिए बयान की सख्त ताकीद की, जबकि तुर्की का कहना है कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायती है। अमेरिका ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बयान की शदीद ताकीद करते हुए उन्हें यहूदी मुखालिफ करार दिया। अमेरिकी वजारत ख़ारिज के तर्जुमान नेड प्राइस ने बयान जारी करके कहा, हम सदर एर्दोगान और तुर्की के दूसरे रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वो भड़काऊ बयान से परहेज करें। इससे लड़ाई और झगड़े में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हम तुर्की से गुजारिश करते हैं कि वो लड़ाई ख़त्म करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। यहूदी मुखालिफ रवैये का कहीं कोई भी जगह नहीं है। नेड प्राइस ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका तमाम तरह से यहूदी मुखालिफत को ख़त्म करने के लिए सख्ती से कारबंद है। लेकिन नेड प्राइस ने अपने बयान में ये नहीं बताया है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान का कौन सा बयान यहूदी मुखालिफ है। तुर्की का जवाब। तुर्की ने अमेरिका के इन इल्ज़ामों को ठुकरा दिया है। तुर्की में हुक्मरान AK पार्टी के तर्जुमान उमर सेलिक ने एक के बाद एक ट्वीट करके अमेरिका को जवाब दिया। उमर सेलिक ने ट्वीट कर कहा है, हमारे सदर पर यहूदी मुखालिफ का इल्ज़ाम लगाना गैर माकूल और सच से कोसों दूर है। यह हमारे सदर के बारे में एक झूठ है। गौरतलब है कि जब से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई है, तुर्की ने खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। गाज़ा पर इसराइल के हवाई हमले के लिए एर्दोगान ने इसराइल की सख्त ताकीद की और उन्हें दहशतगर्द मुल्क तक कह दिया। सऊदी अरब का ऐलान, इस साल वहां पर के ही 60,000 लोग कर पाएंगे हज। महामारी के चलते बाहरी मुल्कों के लोगों को नहीं मिलेगा मौका। पिछले साल सऊदी अरब में पहले से ही रह रहे लगभग 1000 लोगों को ही हज के लिए चुना गया था। नॉर्मल दिनों में हर साल लगभग 20 लाख मुसलमान हज करते हैं। बयान में कहा गया है कि इस साल हज जुलाई के बीच में शुरू होगा। इसमें 18 से 65 साल के बीच के लोग हिस्सा ले सकेंगे। मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना ज़रूरी है। सऊदी अरब इस बात की पुष्टि करता है कि उसने हाजियों को तंदुरुस्त रहने के लिए और उनकी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह सोचने के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रा को लेकर जारी आसमान जंग के बीच कहा था कि हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब जो फैसला करेगा, इंडिया उस फैसले के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। हमने हज यात्रा के लिए लोगों के एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की अच्छी बात में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हज कर चुके हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं, क्योंकि लगभग 2 साल से लाखों लोग हज करने की कोशिशें कर रहे हैं मगर नाकामयाब हो रही है कोशिशें। जो लोग हज करने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह उनकी ख्वाहिश को पूरा करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।